Welcome in BIS classes. After the understanding the steps taken by Indian government towards good governance, now we will understand the road ahead towards good governance, यानी कि आगे गुड गवर्नेंस के डायरेक्शंस में और क्या करना है। इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको बहुत लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। आपको 2 डायमेंशंस में इसमें हम लोग समझेंगे। फर्स्ट तो है स्ट्रेंथन द प्रीवियस रिफॉर्म्स, जो पहले जो भी हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। आपको जैसे हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं, लोकपाल, सीबीसी, सीबीआई, इसके बाद हमने आरटीआई जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, आपको सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट किया है ना। हमने आपको सोशल ऑडिट को इम्प्लीमेंट किया है। तो इस तरह की चीज़ जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिस वजह से इसके एग्जीक्यूशन में जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट इसका नहीं मिल रहा है। अगर हमारे करप्शन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन अगर सक्सेसफुल होते तो आज करप्शन की समस्या इंडिया में नहीं होती। इट मीन्स कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सीबीसी, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त, उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना। या तो उनके पावर्स में या उनके फंक्शंस में कुछ ओवरलैपिंग की समस्या है ना। कुछ भी इस तरह की चीज़, या पब्लिक उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, वो अवेयर नहीं है कि किस तरह से इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का हम करप्शन के संदर्भ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके बीच किस तरह की ओवरलैपिंग है वर्क की, रोल की, उनके फंक्शंस में क्या कुछ पावर्स की कमी है, जिस वजह से वो चीज़ों को आपको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको वो पनिश नहीं कर सकते हैं, वो पनिशमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, है ना भाई। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के डिटेल्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ एक मोटी मोटी चीज़ें समझनी है। और इसी तरह जो सिटीजन चार्टर जो हमने जो अप्लाई किया है, तो सिटीजन चार्टर से भी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का जो इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए, सर्विस की डिलीवरी में जो इम्प्रूवमेंट जो हमने एस्पेक्ट जो किए थे वो इम्प्रूव नहीं हो सके। तो जितने भी अभी तक रिफॉर्म्स किए गए हैं, या इंस्टीट्यूशनल स्तर पर लोकपाल, है ना, सीबीसी वगैरह, या आपको सिटीजन चार्टर है, आरटीआई है, सोशल ऑडिट है, अब ज़रूरी है कि नए सिरे से जो है इसके ऊपर हम रीथिंक करें और देखें कि इस तरह के रिफॉर्म्स में क्या ऐसी कमी रह गई जिस वजह से ये वो रिजल्ट पैदा नहीं कर सके जिसकी हमें उम्मीद थी। और जहाँ तक हो सके रोल को इम्प्रूव करने की, फंक्शन को इम्प्रूव करने की, पावर को इम्प्रूव करने की, या कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की, या कुछ रिसोर्सेस और ज़्यादा उपलब्ध कराने की, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें इसमें आपको उपलब्ध करानी होगी। या हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से लिया है, पंचायत रिफॉर्म्स जो हमने दिया है ना, ये आपको लोकल गवर्नेंस का जो रिफॉर्म्स हमने लाया उसमें भी किस तरह की कमी है, क्या स्टेट गवर्नमेंट वास्तव में आपको लोकल गवर्नमेंट को आपको सफिशिएंट आपको सपोर्ट कर रही है, क्या नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोकल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी को कम बनाए, खासकर रिसोर्सेज के संदर्भ में, लोकल फंक्शंस के संदर्भ में, है ना। जितना हो सके जब तक कि उसको आपको लोकल कंडीशंस के हिसाब से आपको डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमी नहीं देंगे, तो लोकल गवर्नेंस की जो असली जो भावना होती है, क्रक्स जो होता है, फीलिंग जो होती है, उसको वो पूरा नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब तक जितने भी रिफॉर्म्स हमें किए हैं, एक तो उन रिफॉर्म्स पर रीथिंक करने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ऐसे किस तरह की कमियां रह गई है, आरटीआई क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, आरटीआई क्यों केवल सोशल एक्टिविस्ट या मीडिया के लोगों के लिए एक ये आपको बना हुआ, एक आम लोग जो है, जनरल पीपल जो है इसका यूज़ बहुत कम अभी भी कर रहे हैं, और जो यूज़ जो मास लेवल पे जो होना चाहिए आरटीआई का वो क्यों नहीं हो रहा है। क्या लॉज में कमी है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले जो ये जो सिस्टम जो बने हुए हैं उसमें कमी है, या ब्यूरोक्रेट मेंटली इसके लिए तैयार नहीं है
है ना, कुछ भी आपको जो भी कमियां हैं उन कमियों का हमें स्टडी करना होगा और उस स्टडी के आधार पर पिछले जितने भी रिफॉर्म्स हैं उस रिफॉर्म्स के ऊपर हमें फिर जो है आपको नए सिरे से चीज़ों को और आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद हमें न्यू रिफॉर्म्स पर काम करना होगा। न्यू रिफॉर्म्स पर काम करने का मतलब कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हमें नए स्तर पर लागू करने होंगे। जैसे आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, जो लेजिस्लेचर जो हमारी है आज भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। लेजिस्लेचर के अंदर जो मैक्सिमम ऑफ टाइम जो है उसका आप देखते हैं अननेसेसरी की आपको चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। जो क्वालिटी ऑफ लॉज जो होना चाहिए, एक अच्छे कानून तभी बन सकते हैं जब आपको लेजिस्लेचर के अंदर क्वालिटी पर्सन हो, आपको योग्य पर्सन हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, एथिकल पर्सन हो और वो पूरी लॉयल्टी के साथ जो है लॉ मेकिंग के काम में, है ना, वो इंटरेस्ट ले। और ये आपको तभी हो सकता है जब हम आपको लेजिस्लेचर के रिफॉर्म्स के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं, राइट कैंडिडेट को, ऑनेस्ट कैंडिडेट को, एथिकल कैंडिडेट को हम लेजिस्लेचर में भेजने की कोशिश करें। उसके लिए पीपल को हम अवेयर करें जिससे कि वो जो है जो संकीर्ण धारणा जो होती है कास्ट की, रीजन की, पार्टी की, इन चीज़ों से ऊपर उठकर जो है वो राइट कैंडिडेट को आपको लेजिस्लेचर में भेजें। जब राइट पर्सन आपको लेजिस्लेचर में जाएंगे तो वो राइट डिसीजन लेंगे। जब वो राइट डिसीजन लेंगे तो राइट लॉज बनेंगे, सही कानून बनेंगे और जो भी एक लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के संदर्भ में जो उनका रोल है वो सही तरीके से निभा पाएंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स के संदर्भ में ध्यान में रखिएगा कि आज भी जितना भी रिफॉर्म्स हुआ है जुडिशरी के क्षेत्र में वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तुलना में बहुत कम हुआ है। अपर लेवल की जुडिशरी को आप अगर छोड़ दें कि वो थोड़ी एक्टिवली वर्क करती है, लोअर लेवल की जुडिशरी को आप देखें तो एक आम पब्लिक जो है आपको वो जस्टिस के लिए जुडिशरी जाने के बजाय जो है वो और साधन को अपनाना पसंद करता है। तो इंडिपेंडेंट अगर जुडिशरी भी हो, है ना, लेकिन आम लोगों को अगर उससे अगर जस्टिस अगर ना मिले तो ऐसी जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है। तो जुडिशरी के लेवल पर हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, केस को सॉल्व करने के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, केस के प्रबंधन के ऊपर, केस के मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा। स्पेशलाइज्ड कोर्ट अलग अलग इश्यूज के हिसाब से वो हमें तैयार करने होंगे और उसमें प्रोफेशनली ट्रेंड जजों को जो सिर्फ लॉज में नहीं बल्कि अपने सब्जेक्ट मैटर में, इश्यूज मैटर में भी वो एक्सपीरियंस्ड हो और पर्याप्त उनको नॉलेज हो, उस हिसाब से आपको जजों के अपॉइंटमेंट में जो है हमें थोड़ा बदलाव लाना होगा। और आपको जुडिशरी की फंक्शनिंग में आपको डिजिटल यूज़ को, उसकी स्पीड को हमें बढ़ाना होगा, है ना, जिससे कि आपको जुडिशरी तक पहुंच जो है आम लोगों की आसान हो सके। जिस तरह और क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं ऐप्स डेवलप हो गए हैं, ऐप्स के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज हम उसकी यूज़ कर सकते हैं। तो जुडिशरी को भी अलग अलग जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है मान लिया जाए, उसके अपने ऐप्स होने चाहिए, सारे डाटा उसके अंदर होने चाहिए। आप आसानी से आप वो जुडिशरी के प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो सके, है ना। जो आपको जुडिशरी का जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो, उसमें इंग्लिश का जो डोमिनेंसी है वो ना हो, जिससे कि एक आम आदमी भी जुडिशरी की प्रोसीडिंग को आपको समझ सके, उसका यूज़ कर सके, है ना। ये सब चीज़ें जो है आपको जुडिशरी रिफॉर्म्स के क्षेत्र में हमें काम करनी है। इसके अलावा ऑडिट रिफॉर्म्स, देखिए ऑडिट रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है हमारी कंट्री का, आपको गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो होता है उसमें ऑनेस्टी को इंश्योर करता है। आपको सारा खेल इसी चीज़ का है। जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग देखते हैं या आपको पॉलिसी के एग्जीक्यूशन के लेवल पर जितने भी लूप होल्स हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह करप्शन होती है या आपको फाइनेंस का
आपको सही यूज न कर पाना होता है। तो अगर ऑडिटर सिस्टम को हम थोड़ा सा, हम ऑडिट में अगर रिफॉर्म्स लाएं, ऑडिट सिस्टम को हम केवल प्रोसेस की बजाय, है ना, हम उसको परफॉर्मेंस से अगर लिंक करें, है ना, ऑडिट का मतलब जो है सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑडिटर सिर्फ वही ऑडिट करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम इंडिपेंडेंट जो है हम ऑडिटर का भी सहारा लें और क्रॉस चेक हम करें, है ना, कि भाई जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर जो हैं, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के संदर्भ में क्या ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट में जो है केवल इसी चीज़ का ऑडिट ना हो कि हमने कहाँ तक रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो किया, ऑडिट इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि रियल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, है ना, वो पीपल को कहाँ तक उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकी, जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट को कहाँ तक वो अचीव कर सका, परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा। तो ऑडिट में थोड़ा इन सब चीज़ों पर भी जो है प्रकाश डालना चाहिए। इसके लिए हमें जो हमारा ऑडिटर सिस्टम जो है, ऑडिट सिस्टम जो है, इसको थोड़ा मॉडर्न बनाना होगा, आज के डेवलपमेंट नीड्स के हिसाब से इसको ढालना होगा, है ना, आपको ये चीज़ करना होगा। पार्टी रिफॉर्म्स लाना होगा। देखिए पार्टी जो है या ऑपोजिशन की हो या रूलिंग पार्टी हो, है ना, ये कंट्री को एक डायरेक्शंस देती है। अगर पार्टी का डेमोक्रेटिक अंदाज में काम नहीं कर रही है ना, पार्टी के अंदर अगर करप्शन है, पार्टी के अंदर पर्सन स्पेसिफिक आपको वर्क हो रहा है ना, पार्टी किसी पर्सन के इर्द गिर्द अगर घूम रही है, इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इस तरह की पार्टी कभी भी जो है कंट्री के अंदर जो है डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को प्रमोट नहीं कर सकती है ना। इस तरह की पार्टी जो है आपको कभी भी गुड गवर्नेंस के डायरेक्शन में गुड इनिशिएटिव नहीं ले सकती है। तो पार्टी या आपको रूलिंग में हो या ऑपोजिशन में हो, उसका डेमोक्रेटिक होना जरूरी है, इंटरनल आपको डेमोक्रेसी होनी जरूरी है ना। पार्टी जो है उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है कि फंड कहाँ से आ रहा है, फंड कैसे यूज हो रहा है, किन चीज़ों में यूज हो रहा है ना। इसके अलावा आपको पार्टी के अंदर भी जो है आपको जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए, यानी कि वुमन का पार्टिसिपेशन जो है पार्टी के अंदर भी होना चाहिए, है ना। जो वुमन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसी के लेवल पर, वो वुमन एम्पावरमेंट अगर पार्टी के लेवल पर नहीं है तो वो पार्टी कभी भी जो है आपको वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपको वर्क नहीं कर सकती। जो माइनॉरिटी की सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो वीकर सेक्शन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन अगर पार्टी के अंदर नहीं है तो पार्टी इन सेक्शंस के एम्पावरमेंट के लिए आपको कभी भी जो है मजबूती से स्ट्रॉन्ग अपनेस के साथ जो है वो वर्क नहीं कर सकती। तो पार्टी के अंदर भी रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स, एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनमें भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। एक तो सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो क्वालिफाई हों। भाई आज की जो गवर्नेंस की जरूरत है उसमें जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा, अनएक्सपीरियंस पर्सन जो होगा, नॉन क्वालिफाई जो होगा, वो आज की गुड गवर्नेंस की नीड्स को जो है फुलफिल नहीं कर सकता है। इससे जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो लीड जो है सही तरीके से नहीं कर सकता है। गुड पॉलिसीज के लिए जरूरी है कि पॉलिसी मेकिंग से जुड़े लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस हों, एजुकेटेड हों, और जिस विषय यानी जिस मिनिस्ट्री का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हों उस मिनिस्ट्री के वर्क के संदर्भ में उसको जानकारी हो, उसको अनुभव हो, उसको एजुकेशन प्राप्त हो, है ना। उसको ट्रेनिंग भी दी जाए उस चीज़ की कि कैसे मिनिस्ट्री का कामकाज संभालते हैं, कैसे अपने क्षेत्र में हम जो है आपको पॉलिसी मेकिंग को जो है रैशनल रूप देने के लिए जो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, है ना। मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है वो रैशनल होनी चाहिए, वो क्वालिटी और पॉलिसी को फोकस रख के होनी चाहिए, है ना। ये जो मिनिस्टर जो इलेक्शन के टाइम पे जो आपको इलेक्शन की ड्यूटी में चले जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है आपको मिनिस्ट्री का जो प्रबंधन जो होता है, मिनिस्ट्री का जो गवर्नेंस जो होता है वो प्रभावित होता है। क्योंकि कंट्री के अंदर हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है
और जो मिनिस्टर्स जो हैं, है ना, वो उस चुनावी सभाओं में आपको टाइम देते रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका जो एक वर्क का एक बड़ा हिस्सा जो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर, क्वालिटी ऑफ पॉलिसी के ऊपर थिंक करने में जाना चाहिए, वो आपको टाइम चला जाता है आपको इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर। और वो मिनिस्ट्री जो है वो एक ब्यूरोक्रेट जो है उसके प्रभाव में ज़्यादा आ जाती है। और ब्यूरोक्रेट कभी भी जो है ऐसे रिफॉर्म्स को इनकरेज नहीं करते हैं जिससे आपको डेमोक्रेसी मजबूत हो, या आपको ब्यूरोक्रेट की बजाय आपको पब्लिक का स्टेटस, पब्लिक की स्थिति मजबूत हो रही हो, है ना। ब्यूरोक्रेसी हमेशा इस तरह से वर्क करेगी, इस तरह से पॉलिसी को आपको रिकमेंड करेगी या एग्जीक्यूट करेगी, या प्लान को एग्जीक्यूट करेगी, या प्लान को रिकमेंड करेगी, जिससे ब्यूरोक्रेसी का जो एक पावर पर जो कंट्रोल है वो बना रहे, और ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी पर जो है ज़्यादा क्वेश्चंस ना उठे। तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है तो एग्जीक्यूटिव के स्तर पर रिफॉर्म्स लाने होंगे, मिनिस्टर योग्य हों, है ना, अपने एरिया के वो आपको जानकार हों। आपको बार बार रिसफलिंग नहीं होनी चाहिए कि एक मिनिस्टर आज स्टील मिनिस्टर है, कल उसको फूड मिनिस्टर बना दिए, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। तो इससे क्या होता है कि वो एक पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर जो है जब तक वो कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं, है ना, उसके अंदर चल रहे प्लान और पॉलिसीज के आउटकम्स के बारे में उसके जो है रियल इम्प्लीकेशंस के बारे में जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तब तक उनकी मिनिस्ट्री बदल जाती है। तो ये मिनिस्ट्री के लेवल पर एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लेवल पर भी इस तरह के आपको कुछ सुधार करने जरूरी है, जिससे कि वो चीज़ें आपको ठीक हो सके। आपको बहुत सारे मिनिस्ट्री का जो डिवीज़न हमने किया हुआ है आज भी इरेशनल बेस पर है ना। बहुत सारे मिनिस्ट्री के काम ओवरलैपिंग के आधार पर चलते हैं। आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल पर आपके रोड को जो है एक मिनिस्ट्री वाले लोग आते हैं, रोड को खोद के रोड को बना कर जाते हैं, फिर 2 महीने के बाद दूसरी मिनिस्ट्री वाले आते हैं, रोड को खोद के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के लेवल पर तालमेल की कमी होती है। उसकी वजह यही होती है कि जो इंटर रिलेटेड वर्क वाली जो मिनिस्ट्रियां जो होती है उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहिए, एक अम्ब्रेला के अंदर उनको लाना चाहिए, जिससे कि ये जो मिनिस्ट्रियल वर्क में जो ओवरलैपिंग जो होती है, तालमेल की जो कमी होती है, उसको हम ठीक कर सकें। इसके अलावा मार्केट, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, इनके बीच किस तरह से रोल का डिवीजन होना चाहिए, कौन सा रोल गवर्नमेंट को निभाना चाहिए, कौन सा रोल आपको मार्केट को देना चाहिए, कौन सा रोल सिविल सोसाइटी को देना चाहिए, इस संदर्भ में गवर्नमेंट की एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसी रैशनल आधार पर होनी चाहिए, प्रीवियस रिजल्ट और परफॉर्मेंस के एनालिसिस के आधार पर होनी चाहिए कि किस एरिया में मार्केट ठीक से परफॉर्म कर रहा है, किस एरिया में हमने मार्केट को ओपन किया, आपको मार्केट को फ्रीडम किया और उससे पब्लिक इंटरेस्ट जो गलत तरीके से प्रभावित हुआ, या सिविल सोसाइटी किस क्षेत्र में वर्क कर रही है, सिविल सोसाइटी का अब तक का परफॉर्मेंस क्या है, किस क्षेत्र में वो बेटर वर्क कर सकती है। इन सारी चीज़ों में जो है गवर्नमेंट को एक स्पष्ट डायरेक्शन अब तय करना चाहिए कि भाई ये वर्क जो है हमने देखा इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपको मार्केट ठीक से परफॉर्म कर रहा है, और ये वर्क जो सिर्फ गवर्नमेंट ठीक से परफॉर्म कर सकती है, ये वर्क हम सिविल सोसाइटी के माध्यम से करेंगे। और इन तीनों चीज़ों में जो है आपको जो है जो वर्क का डिवीजन जो होना चाहिए ये रैशनल आधार पे होना चाहिए, और इसके कोर में पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग, आपको गवर्नमेंट का सुपरविजन रेगुलर बना रहना चाहिए। साथ ही जो रेगुलेटरीज बॉडीज जो हमने बनाई हुई है अलग अलग, है ना, रेगुलेटरीज बॉडीज के अंदर भी अक्सर हम लोग सुनते हैं ओवरलैपिंग ऑफ रोल की जो है आपको प्रॉब्लम आती है ना, तालमेल की समस्या रहती है। तो रेगुलेटरी बॉडी को जो है ओवरलैपिंग की जो समस्या है उसको रिमूव किया जाए, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर विचार किया जाए। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह के जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या
आपको CAG जैसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, क्योंकि ये उस वक्त की वो नीड थी। उस समय आज के इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस रखते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन है, लोकपाल है, ये आज की नीड के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने पर अब आपको विचार किया जाना चाहिए, है ना। तो ये कुछ और रिफॉर्म्स हैं आपको, जिसके ऊपर हमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपको लेजिस्लेचर के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, ऑडिट के क्षेत्र में, पार्टी रिफॉर्म्स के क्षेत्र में, एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स के क्षेत्र में, मार्केट, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, और आपको साथ ही साथ जो है आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो सिविल सोसाइटी जो है, NGO जो है, जिन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, ओवरलैपिंग की, पावर ओरिएंटेशन की। कुछ गिने चुने आपको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या NGO जो हैं, है ना, वो अन्य छोटे मोटे NGO को उभरने नहीं देते हैं, या कई सिविल सोसाइटी जो है आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट से प्रेरित होकर जो है जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है नए सिरे से रीथिंक करने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हमने उसकी चर्चा हमने की ही, कि जो लोकल लेवल पे जो हमने इनिशिएट किए हैं, है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि उनको फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के माध्यम से उनके स्टेटस को जो है और इम्प्रूव आपको करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो आगे काम करने की ज़रूरत है इसमें। एक तो जो पिछले रिफॉर्म्स हमने किए हैं उसको देखा जाए, रिव्यू किया जाए कि क्या उसमें कमियां रह गई है, क्यों एक प्रॉपर रिजल्ट वो नहीं दे रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल के रिफॉर्म्स जो है वो इस आपको डायरेक्शंस में करने जरूरी है ना, पॉलिटिकल स्तर पर, पार्टी स्तर पर, ये सारी चीज को हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा आपको डिजिटल आपको एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चल ही रहा है इसमें, है ना, ये सब। हाँ, बस यही सब आप रिफॉर्म्स को आप अगर लिख देते हैं कि आगे, है ना, किस डायरेक्शन, बस 2 डायमेंशंस ध्यान में रखिएगा कि एक तो आपको बताना है कि जो हमने रिफॉर्म्स कर चुके हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन आपको करने की ज़रूरत है। वो क्यों माने उतने इफेक्टिव नहीं हुए हैं, उसके रीज़न को ढूंढकर उसको दूर करने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है ना। उसके लिए जो भी चेंज लीगल स्तर पर, इंस्टीट्यूशन के स्तर पर लाना पड़े, टेक्नोलॉजी के स्तर पर लाना पड़े, वो आपको लाया जाए। और दूसरी बात जो है कि ये न्यू रिफॉर्म्स जो है ये सब नए एरिया में आपको आने चाहिए। इतना आप कर देते हैं तो काफ़ी हो जाता है आपको न्यू इनिशिएटिव के तौर पर। आगे इसी दिशा में काम करना है, बाकी लिस्ट का तो कोई अंत नहीं है ना, ये आप कर लें। इसके बाद हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे, गुड गवर्नेंस का क्रिटिसिज्म। ठीक है, थैंक यू।